नमस्कार दोस्तों। फिया के आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सीए अदीब फिजैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमएसएमई डे मनाने जा रहे हैं 27 जून। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 2017 से हम एमएसएमई डे आज के दिन मनाते आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेके कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने का हमें क्या फायदा होगा, एमएसएमई से गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स जुड़ी हुई हैं, एमएसएमई से हम लोग क्या आगे फंडिंग ले सकते हैं, मार्केट में जाके हम लोगों को इसका क्या फायदा होगा। कुछ ऐसी भी भ्रांतियां आई कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने से लोगों का जो ट्रेड है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। आज इसी सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने एक अपने विशेषज्ञ को बुलाया है, सीए अभिषेक जैन। स्वागत करना चाहता हूं सीए अभिषेक जैन जी का। नमस्कार अभिषेक जैन जी। नमस्कार। अभिषेक जैन जी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट है जो पिछले 17 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं और इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। एमएसएमई के ऊपर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और ये एमएसएमई के कई सेमिनार्स ले चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया इनके 500 से ज़्यादा सेमिनार्स हैं अलग अलग टॉपिक पे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एमएसएमई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ऑडिट के ऊपर। कई बुक भी लिख चुके हैं। इनकी कई बुक्स जो हैं टैक्स ऑडिट के ऊपर मार्केट में बहुत प्रचलित हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा सी अभिषेक जैन जी का हमारे इस पॉडकास्ट में, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हम लोगों के क्वेश्चंस हैं वो अभिषेक जैन जी हमारे इस दर्शकों के लिए बखूबी जवाब देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एमएसएमई क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है और इसकी क्या लिमिट्स हैं। ये सबसे ज्यादा दर्शकों को एक कंफ्यूजन दिमाग में रहता है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत इसी क्वेश्चन से करें। जी बिल्कुल। अदीप जी, अब बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, ये जो बेसिक चीज है हमें पता नहीं होने के कारण हम कई बेनिफिट खो चुके होते हैं। रीजन क्योंकि हमारी कई स्कीम्स जो है वो इसी डेफिनेशन पे डिपेंडेंट है। आप देखोगे एमएसएमई एक्ट बना है, उसमें कई बेनिफिट केवल माइक्रो स्मॉल के लिए अवेलेबल है, मीडियम के लिए नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है हम इस क्राइटेरिया को भली भांति प्रॉपरली समझ सके। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे 3 कैटेगरी में इसको फ्रेम किया गया है और 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं। एक दिया गया है इन्वेस्टमेंट, एक दिया गया है टर्नओवर। और कैटेगरी जो दी गई है वो 3, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो की जो डेफिनेशन दी गई है, इन्वेस्टमेंट, जैसा मैं बता रहा था इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, तो इन्वेस्टमेंट माइक्रो के अंदर जो लिमिट है वो है आपकी 2.5 करोड़। उसी तरीके से स्मॉल के अंदर है ये 25 करोड़ है और मीडियम के अंदर ये बढ़ के 125 करोड़ हो जाती है। और टर्नओवर की हम बात करें तो टर्नओवर अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो ये 10 करोड़ है, स्मॉल की बात करते हैं तो 100 करोड़ है और मीडियम की बात करते हैं तो 500 करोड़ है। अब बात ही आती है क्या अलग अलग टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को रखा जाए? नहीं, दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ये बात करूं, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है और जो टर्नओवर है वो आपका 8 करोड़ है, तो क्या ये माइक्रो के अंदर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 करोड़ में 2.5 करोड़ से ऊपर जा चुका है। अगर दोनों लिमिट अगर अंडर है दोनों के, तो ये माइक्रो में जस्टिफाइड हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस डेफिनेशन को हम प्रॉपरली समझे, क्योंकि कई सेक्शन आप मान के चलिए 43BH माइक्रो स्मॉल पे एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स, जिसपे डिसअलाउंस है। अगर आपको पता ही नहीं है माइक्रो स्मॉल क्या है, तो आप इन सेक्शन को, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को प्रॉपरली कंप्लाई नहीं कर सकते। अभिषेक जी ने बहुत सरल तरीके से हम लोगों को इसकी डेफिनेशन और इसकी जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन करी है। मेरे बिजनेसमैन भाइयों को इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से समझने का मौका मिलेगा कि कौन सा बिजनेस माइक्रो में फॉल करता है, कौन सा स्मॉल में फॉल करता है, कौन सा मीडियम में फॉल करता है। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो सारे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के दिमाग में आता है वो ये है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराने से हमें क्या फायदा होगा। कई बिजनेसमैन भाई हमारे प्रोफेशनल से पूछते हैं कि जी मैं इसका रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊं। क्या कोई प्रोफेशनल्स अपनी सिर्फ रेवेन्यू के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करा रहा है या वाकई में बिजनेसमैन को इसके रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा है। तो मैं अगला क्वेश्चन अभिषेक जी से पूछना चाहूंगा कि इसके रजिस्ट्रेशन से बिजनेसमैन भाइयों को क्या फायदा होगा। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बेनिफिट कोई ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर एरिया से रिस्ट्रिक्टेड है। आप देखेंगे टेंडर के अंदर अगर हम अप्लाई करते हैं तो टेंडर फीस के लिए कोई भी, अगर आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस के सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो वो टेंडर फीस आपको देनी नहीं पड़ती। जैसे हम भी बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टेंडर में जाते हैं, हमारे पास अगर माइक्रो, स्मॉल, एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो हमें टेंडर फीस नहीं देनी पड़ती।
उसके अलावा आप देखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे वेवर है, टेक्नोलॉजी आप लाते हो, वहाँ पे आपको सब्सिडी दी जाती है। आप देखिए अगर आप लोन ले रहे हो, आप सब्सिडी ले रहे हो, तो उसमें कंडीशन होती है कि आप माइक्रो स्मॉल होने चाहिए, तो आपका इंटरेस्ट में वेवर मिलता है। आप स्टाम्प ड्यूटी अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी में भी आपका वेवर आता है। अब अगर आप मान के चलिए वुमेन एंटरप्रेन्योर है, तो वहाँ भी एक स्पेशल एडवांटेज दिया जाता है और एमएसएमई के अंदर है। अब मैं बात करूँ सिडबी की, सिडबी ने खुद अपनी लिस्ट के अंदर कई मशीन्स आइडेंटिफाइड कर रखी है जिसका प्रोक्योरमेंट वो पर्टिकुलर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से करेगा। उसी तरीके से पीएसयूज है, वो पीएसयूज को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है कि वो ये पर्टिकुलर गुड्स है या मशीनरी है या इक्विपमेंट है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से परचेज करेगी। इस तरीके से नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। एक चीज मैं हमारे दर्शकों को और बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल ड्रिवन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बेनिफिट्स हैं। स्टेट अपने लेवल पे भी एडिशनल बेनिफिट देता है अपनी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, कि सेंट्रल की तो अलग स्कीम है ही है, इसके लिए कई ऐप बनी हुई है स्टेट्स की, तो आप स्टेट्स के ऐप में जाके स्कीम्स देख के वहां अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप बेनिफिट यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से कई बेनिफिट है अदीप जी, जो हम आइडेंटिफाइड करके, बीइंग अ प्रोफेशनल या बिजनेसमैन को पता हो तो वो खुद भी आइडेंटिफाइड कर सकता है। अभिषेक जी, आपने बहुत सरल तरीके से हमारे एमएसएमई के जो फायदे हैं जो बिजनेसमैन ले सकता है वो आपने बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन ये आता है कि एमएसएमई डे हम 2017 से मनाते आ रहे हैं, बट अभी भी एमएसएमई के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आपकी नज़र में एमएसएमई के आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? मैं उससे पहले अदीप जी आपको कहूंगा, शायद हम, अगर आपकी परमिशन हो तो चाय की एक सिप ले ली जाए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ताकि हम और तरोताजा होकर आंसर दे पाए। जी, क्वेश्चन बड़ा लाजमी भी है। और दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है नंबर एक, कि एक तो हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स, कि भाई हम कहें आज, क्योंकि इतनी कंप्लायंस है माइक्रो स्मॉल के लिए, क्योंकि जो स्टेचुटरी जो बर्डन है वो तो हाई है, खास तौर पर जीएसटी आने के बाद। तो वहाँ, और कई बार ऐसी कंडीशन होती है माइक्रो स्मॉल आप लोन लेने भी जा रहे हो, तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी के ड्यू डिलिजेंस भी होना चाहिए। वहाँ कोई गड़बड़ी है तो वहाँ दिक्कत आती है। आप समझिए टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, कि हम माइक्रो स्मॉल अगर लोन भी ले लेता है, तो उस लोन को हम अगर बेस्ट वे में यूज कर पाए, पता लगा हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जा रहे हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं अटकता है। थर्ड, आपको भुगतान में देरी। इसके लिए तो देखो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में सेक्शन जो हमारा 15 है एमएसएमई एक्ट का, उसमें 45 दिन के अंदर पेमेंट का अपने आप में एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को रिलीफ दी गई। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, कि ये माइक्रो स्मॉल मैंने स्पेसिफिकली बोला है, ये मीडियम के लिए बेनिफिट नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि माइक्रो स्मॉल ही इस पर्टिकुलर 45 दिन का फायदा ले सकती है, ना कि मीडियम एंटरप्राइजेस। इसलिए जरूरी समझ ये है कि आपका जो अकाउंटेंट है, आपका जो प्रोफेशनल आपको जो एडवाइस देता है, कंसल्टेंट है, उनको इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। हम समझ सकते हैं क्योंकि बिजनेसमैन इतनी चीजें को बारीकी से नहीं समझ सकता। तो इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बड़ी कंपनियों में क्या होता है, कि जब हम रिकंसिलेशन करते हैं, और कई बार रिकंसिलेशन में हम उनको जवाब नहीं दे पाते टाइम पे, उनके लिए हमारे पास कई एआई टूल भी होते हैं जो आपस में अकाउंटिंग के में सहायता करते हैं। माइक्रो स्मॉल के लिए आप देखिए, शायद मैं फिया की बात करता हूँ, उन्होंने एआई टूल का एक अपने आप में 50 न्यू एआई टूल है। तो अगर आप एआई टूल करते हो, आपका कॉस्ट रिडक्शन होता है, आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करते हो, इन सब चीजों को चैलेंजेस मानना पड़ेगा आपको, और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जाते हैं, तो वो प्रॉपरली हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, पर साथ में आपके पास प्रॉपर कंसल्टेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, अभिषेक जी का ये कहना है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप लें, उसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सारी चुनौतियों को, अगर आप पे नॉलेज है, आपके कंसल्टेंट के पास नॉलेज है, तो उसकी सारी चुनौतियों को आप बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। अभिषेक जी, जो अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है ये कि एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कौन सी स्कीम है जो हमारे बिजनेसमैन भाई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद उसको अवेल कर सकते हैं? ये देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास कई बार कैपिटल होता है, पर हमें पता नहीं होता हमें पैसा लगाना कहाँ है, और कई बार हमारे पास दिमाग होता है, हमें ये पता नहीं होता पैसा आएगा कहाँ से। यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम हमारे लिए सोने पे सुहागा हो सकती है। जैसे मैं बात करता हूँ, पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो स्कीम है,
उसमें आप मान के चलिए 25% तक की सब्सिडी मिलती है। एक बेहतरीन आपको चीज बताता हूँ, जन समर्थ पोर्टल है हमारा। होता क्या है, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, कई बार लोन लेना होता है, वर्किंग कैपिटल का लोन लेना होता है, बड़े परेशान है, चक्कर काट रहे हैं, अकेला प्रोप्राइटरशिप में तो खास तौर पे बात क्या होती है, अकेला बंदा है, वही प्रोक्योरमेंट देख रहा है, वही सेल्स देख रहा है, उसको लोन के लिए पता लगा 2 दिन के लिए चक्कर काट लिया वो, तो उसके लिए तो वर्किंग कैपिटल छोड़ो, वो अपना काम भी उसके लिए बेकार हो जाएगा। जी तो वहाँ जन समर्थ पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, वहाँ पे आप अपने जीएसटी क्या आपके रिटर्न्स हैं, आपने अपना बैंक स्टेटमेंट, लोन, बहुत मिनिमम केवाईसी आपने अपलोड की, और आप मान के चलिए 1 घंटे के अंदर अप्रूवल आता है, क्योंकि वो नियर बाई ब्रांच बैंक के पास चला जाएगा अप्रूव्ड होके, अब उनको सेंक्शन करना है। तो ये एक और अच्छी बात है। सीजीटी एमएससी जो हम कहते हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट गारंटी लेती है का। अब आप बात करते हैं यहाँ पे भी, देखो 2-3 तरीके के आपको पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट अगर बैंक्स है वो अनसिक्योर्ड लोन देती है सीजीटीएसएमई के अंदर, और प्राइवेट बैंक कई बार सिक्योरिटी लेके देती है। डिपेंड करता है आपकी विंटेज कैसा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसका कॉम्बिनेशन, कई बार आपको मशीनरी पे भी लोन मिल जाता है, और कई बार आपको मोटर व्हीकल पे भी लोन मिल जाता है 200% तक की आपकी जो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन है उसके बेसिस पे। तो इस तरीके की कई स्कीम्स जो अवेलेबल है, आप मान के चलिए ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। हम बात करते हैं कि कई बार हम जो वेयर हाउसेस बनाते हैं वहां पे कैपिटल सब्सिडी, आप मान के चलिए कैपिटल आपकी जो लैंड जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है पैसा, उस लैंड पे सब्सिडी मिलती है, आपको कंस्ट्रक्शन पे सब्सिडी मिलती है। तो इस तरीके के आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हो, उस पे सब्सिडी है कि नहीं है, उस पे माइक्रो स्मॉल के बेनिफिट है कि नहीं है। तो ये देखो एक बेहतरीन विकल्प है, अगर आपको समझ है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बेनिफिट्स की, उनके चैलेंजेस की, और आप अपने लिए कौन सा सुटेबल चीज है उसकी। तो दोस्तों ये तो एक आई ओपनर की तरह है हमारे, कि हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि एमएसएमई की हमारे लिए क्या फायदे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमई के लिए कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है। तो सारे बिजनेसमैन भाइयों से और प्रोफेशनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में जानकारी लें। अलग अलग पोर्टल्स पे ये सारी जानकारी अवेलेबल है, और आप हमारे चैनल को, हमारे फिया को और अभिषेक जैन जी को भी इसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभिषेक जी, अभी आपने बातों बातों में बताया कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एमएसएमई में। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा एक न्यू टॉपिक है हमारे प्रोफेशनल भाइयों के लिए भी और बिजनेसमैन भाइयों के लिए, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को किस तरह से इस्तेमाल करके एमएसएमई का फायदा उठा सकते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं नॉर्मली जो समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको अगर आप इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल बोल बोल के और समझ के यूज करते हो तो उसका बड़ा फायदा हमारे जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, खास तौर पर माइक्रो स्मॉल के पास में पैसे की कमी होती है, और वो मिनिमम टाइम और पूंजी के साथ में काम करना चाहता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग भी एक देखो एक खर्चा है, तो उसके लिए इतने टूल है। सुबित करके एक टूल है, वो आप मान के चलिए आपने इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट आपने सब स्कैन किए, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली ऑटोमेटिकली एंट्री पास कर देता है। आप समझिए जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ चेट पीडीएफ, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, क्या होता है बिजनेसेस हाउसेस को कई बार एग्रीमेंट भी करने पड़ते हैं। अब आपके पास भी कई बार आप बीइंग प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करते हैं तो आते हैं कि अदीप जी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ड्राफ्ट करने में मदद कर दो, हमारे पास एग्रीमेंट आया है। तो वहां आपको, इवन आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसका अगर आप चैट पीडीएफ से क्रक्स निकालते हैं कि भाई मेन मेन पॉइंट आप निकाल के दीजिए, तो आप देखिए कितना काम आसान हो जाता है। उसी तरीके से इन्वेंटरी मैनेजमेंट करने के लिए कई एआई टूल है, आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से हमारे ओसीआर टूल है जो आपके पेपर को रीड करते हैं और ऑटोमेटिकली आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। कई ऐसे एआई टूल है जो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाने के लिए, आपकी कैश फ्लो मैनेज करने के लिए। आप समझिए अगर आपके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके अलग अलग छोटे छोटे रिटेल कस्टमर हैं, तो आप एक तरीके से उनसे डेटा आप निकाल सकते हैं कि मेरा कौन से कस्टमर पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये आई टूल हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। जी अभिषेक जी, अगला क्वेश्चन जो सारे बिजनेसमैन भाइयों को और एमएसएमई के रजिस्टर्ड लोगों को दिमाग में आता है, वो ये है कि एमएसएमई जो स्टार्टअप्स है उनको एंजल फंडिंग या वेंचर कैपिटल किस तरीके से मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इफ दे आर एलिजिबल तो किस तरह से मिल सकती है। नहीं देखो, ये वाकई में हम कह सकते हैं आज हॉट टॉपिक इन द मार्केट। मेरे पास भी कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमें फंड चाहिए। देखो इसके लिए मैं फिर कहता हूं आपके पास जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। आप अगर एलएलपी हैं, आप अगर कंपनी है,
तो आप स्टार्टअप की कैटेगरी में आते हो। अगर आप प्रोप्राइटरशिप से काम कर रहे हो, आप स्टार्टअप में कभी नहीं जा सकते। इन चीज़ों का आपकी कंपनी जो है, वो आप मान के चलिए स्प्लिट होके नहीं बनी होनी चाहिए। उसका टर्नओवर कभी भी 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेनिफिट लेने के लिए। तो ये स्टार्टअप इंडिया करके हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ आप सारे बेनिफिट देख सकते हो। बात आती है वेंचर फंडिंग की, सीड फंडिंग की जब शुरू होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे कैश फ्लो की तभी आती है जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास कई ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आप सीड फंडिंग के लिए चले गए, कई वेंचर हाउसेज़ हैं, मैं जानता हूँ, मैं ऑडिट करने भी जाता हूँ, कई ऐसे जो जिन फंड ने जिनको फंडिंग कर रखी है, तो वो ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। आप वर्किंग कैपिटल के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमारा ट्रेड्स करके एक पोर्टल है, जहाँ पे आप इनवॉइस सबमिट कर सकते हो और इनवॉइस के बेसिस पे आपको इनवॉइस का पेमेंट पहले ही हो जाता है डिस्काउंट, जिसे हम नॉर्मली बिल डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग भी कहते हैं। जी। तो ये एक सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो हम कहते हैं मुद्दा है कि पैसे आए कहाँ से। तो इन सब का इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। पर प्रॉपर देखो, आप अगर आप स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं, आपके पास हर एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे फंडिंग हो, चाहे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट हो। तो ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है जी कि हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लें तो हमें गवर्नमेंट की स्कीम्स की एलिजिबिलिटी भी मिलेगी और हम लोगों को फंडिंग के लिए भी साधन मिल जाएंगे। अभिषेक जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये है कि इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रावधानों में, प्रोविजंस में एमएसएमई के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं? देखो, वैसे तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश यही करती है कि जब हम नए लॉ लेके आए, तो उसमें फ़ायदा मैक्सिमम मिले बिज़नेसमैन को, पर क्या कई बार ड्राफ्टिंग में खामियाँ रह जाती है। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे बेनिफिट दिए गए हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ जीएसटी में कंपोज़िशन स्कीम है। हमारे प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन है 44 एडीए, एडी का, जैसे अब तो 3 करोड़ तक लिमिट कर दी गई है। 3 करोड़ तक आपको कोई भी एक्चुअली बैलेंस शीट और पी&एल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रेजम्पटिव है। अब आप देखिए कि इनकम टैक्स में अभी 12 लाख तक की छूट दी गई है, तो एक आप लिबर्टी आपके पास है, आपके पास 12 लाख के तक कोई टैक्स नहीं देना। तो होता क्या है, कई बार ऐसा रहता है मेरा प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, टैक्सेशन को लेकर दिमाग में कई चीजें चलती है। उसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर 43 बीएच है कि उसमें प्रावधान किया गया है कि 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका बायर पेमेंट नहीं करता माइक्रो स्मॉल, और मैं एक चीज और बता दूं, ये जो 45 दिन का, ये केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए। अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, मीडियम नहीं, और मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है, तो ही आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट का बेनिफिट ले सकते हो। अगर सामने वाला बायर नहीं करता, तो आप एमएसएमई समाधान जो हम फाइट ही करते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल में भी कई बार लीगल केस फाइट करता हूँ, और 3 गुना इंटरेस्ट तक आपको बेनिफिट मिलता है और पेमेंट भी मिलता है। तो इस तरीके से कई ऐसे स्कीम्स है जो हमारे एमएसएमई के लिए अवेलेबल है। अभिषेक जी, अभी आपने एक इनकम टैक्स का प्रावधान बताया जिसके अंदर कि अगर एमएसएमई में वेंडर है रजिस्टर्ड तो 45 दिन में बिल्कुल कस्टमर को पेमेंट देना कंपलसरी है। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उन्होंने उन वेंडर्स को से डील करना बंद कर दिया जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, ताकि उनको 45 दिन में कंपलसरी पेमेंट ना देनी पड़े। इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, जब मैंने जवाब दिया तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेनिफिट देने के लिए तो आते हैं, पर वो ड्राफ्टिंग कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो वो आप मतलब लो में मैं पहले ही समझ गया था कि आपका क्वेश्चन ऐसा आ जी, सकता है, जी। क्योंकि ये बड़ी दिक्कत हुई थी कि एमएसएमई के लिए 45 दिन के लिए पेमेंट तो छोड़ो, वहां उनके रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हुए। रीजन जी। क्या है, सामने वाली पार्टी पेमेंट भी करना नहीं चाहती। वो बोलती है जब मैं 90 दिन के अंदर दे सकती हूँ, क्रेडिट ले सकता हूँ, तो क्यों 45 दिन। देखो, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा ना हो कि हम कर बेनिफिट के लिए रहे माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए, और वो उल्टा पड़ जाए। पर समहाउ देखा जाए तो किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। हो सकता है 3 4 5 साल के बाद में एक सिस्टम डेवलप हो जाए और पेमेंट स्मूथली मूव करने लग जाए, क्योंकि इनको रिपोर्टिंग एमएसएमई 1 फॉर्म करना पड़ता है। आप समझिए, इनकम टैक्स के अंदर डिसअलाउंस होता है, तो कोई सारे प्रोविजन जो माइक्रो स्मॉल को बेनिफिट देते हैं। तो दोस्तों, जैसे हर चीज के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, तो पिछले सालों में हम लोगों ने देखा, हमारे प्रोफेशनल्स ने भी देखा, बिजनेस भाइयों ने भी देखा कि एमएसएमई के रजिस्टर्ड डीलर से लोगों ने अपना काम करना थोड़ा सा स्लो डाउन किया था। बट ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रन में वो बिना एमएसएमई के रजिस्टर्ड डीलर से काम कर सकते हैं। आज की डेट के अंदर मैक्सिमम लोग एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और हमारी इंडियन जीडीपी का 40% के आसपास जो है एमएसएमई सेक्टर जो है डील कर रहा है। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स, फिया,
एक ऐसी संस्था है जो बिजनेसमैन भाइयों और प्रोफेशनल्स को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाती है, उनकी समस्याओं और उनकी नॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए काम करती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप FIA.in की वेबसाइट पे जाकर इसकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ जुड़कर अपनी डे टू डे अफेयर्स की परेशानियों को, चिंताओं को, क्वेश्चंस का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे साथ हैं श्री अभिषेक जैन जी, जो कि बहुत रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और MSME के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी, वो ये है कि हमारे जो MSME के उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, मैं ये जानता हूँ कि ये जो सफर है MSME का, ये माइक्रो से IPO तक का सफर है। अगर आप सही टेक्निक, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, फंड मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, इन सबको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है जो आप एक प्रोप्राइटरी फर्म लेके चल रहे हैं। 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप उसका IPO लेके आ रहे हैं। आप अभी एक इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं पर्टिकुलर, और हो सकता है वहां पे स्टेक होल्डर, क्योंकि जब पब्लिक जुड़ जाती है तो हमें काम करने का मजा और आता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस तरीके से पॉलिसीज को यूटिलाइज करें, बेनिफिट्स को यूटिलाइज करें, सब्सिडी को यूटिलाइज करें, ताकि आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। आपको अपडेट रहना जरूरी होगा। दोस्तों, अभिषेक जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि MSME से हम IPO तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये हर एक उद्यमी का, हर एक बिजनेसमैन का एक सपना रहता है कि वो अपना एक IPO लाए और मार्केट के अंदर उसका नाम हो। तो अभिषेक जी के मुताबिक एक बिजनेसमैन MSME से IPO तक जा सकता है। उसके लिए जो स्टेप्स हैं, उसके लिए जो तरीके हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको सिर्फ आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट में अभिषेक जी द्वारा दिए गए जितने भी आपके आंसर्स हैं, उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ होगा। आप इसी तरीके से हमारे FIA के पॉडकास्ट के मेंबर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक छोटा सा एफर्ट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए तो फ्री है, बट हमारे को मोटिवेट करता है आगे नए नए टॉपिक के ऊपर नए नए स्पीकर्स को बुला के आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। और समय की अपनी एक सीमा होने की वजह से हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस हम ना ले पाए हों, इसलिए मैं सभी अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारा संस्था और हमारे स्पीकर उसका आपको जवाब दें, जिससे कि आप सेटिस्फाई हो। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। अभिषेक जी, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें इसी तरह भरपूर प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद।